CUET टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CUET BLLB का डोमेन सब्जेक्ट जो कि लीगल स्टडीज है, उसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने CUET BLLB के सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट यूनिट जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी में फर्स्ट यूनिट वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए फर्स्ट चैप्टर है जुडिशरी। इसमें फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड हियरार्ची ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। ये इतने प्रकार के कोर्ट इंडिया में स्थित हैं। इतने प्रकार के कोर्ट इंडिया में कार्य करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आल्सो नोन एज अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानिएगा आप लोग। कुल टोटल 25 हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम आगे जानेंगे। आइए यहाँ देखते हैं सिविल कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो पार्ट हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ देखिए ये सिविल कोर्ट है और यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट है। आप लोग नोट्स सीधे बनाते चलिए इसी से देखकर। और यहाँ देखिए हमने कुछ नोट किया है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। यहाँ देखिए फर्स्ट है इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल लॉ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन जुडिशरी जो है वो फेडरल लॉ सिस्टम को अडॉप्ट की है और उसी पर कार्य करती है। और आगे देखेंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इज़ नोन एज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो नोन एज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। आगे देखिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्टेड सेक्टर्स हैं, यानी कि स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये कार्य करेंगे लेबर के क्षेत्र में, कंज्यूमर और सर्विस मैटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स जो भी होते हैं वो लेबर, कंज्यूमर और सर्विस मैटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। आगे हम चलेंगे, उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। फर्स्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 28 जनवरी 1950। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट एग्जिस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। आगे हम सेकंड हम देखेंगे। उसके बाद है इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट एंड प्रेवी काउंसिल। यह इसे फेडरल कोर्ट और प्रेवी काउंसिल को रिप्लेस करके बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट और प्रेवी काउंसिल को रिप्लेस करके बनाया गया था। इसके आगे हम चलेंगे ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ओरिजिनल स्ट्रेंथ का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट यानी 28 जनवरी 1950 को जब बना था, उसमें एक CJI और 7 जजेस थे। 1 CJI प्लस 7 जजेस, यानी टोटल स्ट्रेंथ थी 8 जजेस की। उसके बाद अब आइए करेंटली स्ट्रेंथ देखते हैं। करेंटली स्ट्रेंथ में 34 जजेस हैं, 1 CJI प्लस 33 जजेस, टोटल 34 जजेस हैं। आप याद रखिएगा जजेस रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। हाई कोर्ट की 62 ईयर्स है। जजेस रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 65 ईयर्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए यहाँ पे 7वां नंबर है, सुप्रीम कोर्ट comes under article 124 to 147. This is the most important, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 to 147। इसके फर्स्ट CJI थे, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, HJ कानिया, हीरा लाल जे कानिया, इनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। आगे देखते हैं हम, तीसरा है हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट के बारे में है। हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 217, यानी आर्टिकल 217 के अंतर्गत हमें हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट पता चलता है। टोटल 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। यहाँ देखिए टोटल 25 हाई कोर्ट इंडिया में है। उसके बाद फर्स्ट हाई कोर्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस इन 1862। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट हाई कोर्ट 2019 में बनाया गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसके खंडपीठ को आप ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं आगे हमने बताया भी है। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आर सिचुएटेड इन हैदराबाद एंड अमरावती रिस्पेक्टिवली, यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो हैदराबाद में स्थित है और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो अमरावती में। नंबर देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया।
यहाँ 4 हाई कोर्ट जो हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नोट्स जो बनाया गया है एकदम सटीक और एक अकॉर्डिंग टू सीयूईटी के सिलेबस के थ्रू ही बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट 4 हाई कोर्ट है, इससे क्वेश्चन पिछली बार आया भी था। अब आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, 4 हाई कोर्ट दे दिए, पांचवा और कोई दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा हाई कोर्ट फर्स्ट 4 हाई कोर्ट में स्थित नहीं है, कौन सा फर्स्ट 4 हाई कोर्ट में से नहीं है। तो आपको वहाँ बताना होगा। फोर फोर के चारों चारों अगर याद होंगे तभी आपको वहाँ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। यहाँ देखिए फिफ्थ नंबर है हाई हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, 62 साल। इसे ध्यान में रखिएगा, थोड़ा नोट देख लीजिए। हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 60 to 62 ईयर्स, यानी 60 से 62 साल किया गया। कैसे, मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू? 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज 60 से 62 साल की गई 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम नोट देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पिछली बार आया भी था क्वेश्चन में। 3 लेवल्स कोर्ट इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कितने लेवल के कोर्ट अप्लाई होते हैं, कितने लेवल के कोर्ट इंडिया में कार्यरत हैं? 3 लेवल के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, आल्सो नोन एज अ लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट आल्सो नोन एज अ लोअर कोर्ट, आगे हमने बताया भी है। यहाँ देखिए तीसरा आ गया हमारा, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया। अब आगे हम तीसरा नंबर देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, पॉपुलरली नोन एज द लोअर कोर्ट, यहाँ बताया भी गया है। पॉपुलरली नोन एज लोअर कोर्ट, यानी कि उसे लोअर कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सेकंड है टू टाइप्स जजेस इन लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में 2 प्रकार के जजेस होते हैं, एक सिविल मैटर देखते हैं, क्रिमिनल मैटर देखते हैं। जो सिविल मैटर देखते हैं उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जो क्रिमिनल मैटर देखते हैं उन्हें हम सेशन जज कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट जज को मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी कहते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट जज को मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर है हमारा लास्ट कोर्ट अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट इन सिविल साइट। जो म्यूनिसिपल कोर्ट है वो सिविल साइट यानी सिविल केसेस देखने के लिए सबसे लास्ट कोर्ट है, मतलब सबसे निचली सतह की कोर्ट जो होती है हमारी सिविल साइट की, वह म्यूनिसिपल कोर्ट के नाम की जानी जाती है। हमारा फिफ्थ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 233। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो आर्टिकल 233 यानी 233 आर्टिकल 233 में बताया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। इसके नोट को देख लेते हैं। यहाँ पे है बार, इसे आप समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बार और बेंच। इसे ये आपको आगे जब आप BLLB करने लगेंगे उसमें भी आपको मिलेगा, उसको उसमें तो और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, यहाँ से थोड़ा बहुत आप जानते रहेंगे, बेसिक नॉलेज आपकी सही रहेगी तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देखिए बेंच, बेंच किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेंच। एक यहाँ देखिए आगे, ए ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर ऑन ए लीगल मैटर इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में किसी भी लीगल मैटर पर जब एक से अधिक जज एक साथ किसी कोर्ट में हियरिंग के लिए बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो उस ग्रुप को बेंच कहा जाता है। वो ग्रुप जो है वो बेंच क्रिएट करता है, यानी कि एक से अधिक जज कोर्ट में किसी लीगल मैटर पर एक साथ बैठते हैं तो उसे ही, उनके ग्रुप को ही बेंच कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर ऑन ए लीगल मैटर, उसके बाद है इन द कोर्ट, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसे। उसके बाद है बार, यहाँ देखिए बार है ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स सिटिंग टुगेदर
यानी कि ए ग्रुप ऑफ लॉयर्स सिटिंग टुगेदर। जब एक से अधिक यानी एक ग्रुप, पूरा का पूरा एक ग्रुप, मतलब एक से अधिक, 2 या 3 5 कुछ भी हो सकते हैं ग्रुप में, ए ग्रुप ऑफ लॉयर सिटिंग टुगेदर। जब लॉयर यानी एडवोकेट जो हैं वो एक से अधिक लोग साथ में बैठते हैं किसी भी लीगल मैटर पर, वो बार क्रिएट करते हैं। जिसे आप लोग जानते होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केवल एक ही लॉयर थोड़ी ना होता है, एक ही लॉयर रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना होता है, बहुत सारे हैं, लगभग करोड़ों हैं। आगे देखते हैं, सेकंड हमारा है ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजेस फ्रॉम 5 to 13 जजेस। यहाँ देखिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 से 13 जजेस। अब आप लोग एक क्वेश्चन हमारा लिखिएगा कि कौन सा केस है जिसमें हाईएस्ट जजेस बेंच अप्रूव की गई है, कौन से जजेस में, कौन से केस में 13 जजेस, अभी अभी मैंने बता दिए 13 जजेस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट की गई, कौन सा केस है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा चौथा है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बाय ए लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर। ट्रिब्यूनल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी अनु, अनु कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो इसे एक पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके बना दिया गया है इसे ही, कि कोर्ट का बर्डन जो है वो कम हो, इसलिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। लोक अदालत को भी बनाया गया है ऐसे ही। ये फर्स्ट हमारा देखिए इसमें है फर्स्ट नंबर, ट्रिब्यूनल्स आर आल्सो नोन एज सेमी और क्वासी जुडिशियल बॉडी। सेमी जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसे ट्रिब्यूनल्स को सेमी और क्वासी जुडिशियल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एम क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द कोर्ट। मैंने आगे बताया था, आप लोग अगर आप लोग ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको पता चलता होगा कि हमने आगे ही बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसका एम है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग बर्डन ऑन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को एफिशिएंसी को बढ़ाना और कोर्ट के बर्डन को घटाना, इसका ही लक्ष्य। आगे देखते हैं कुछ ट्रिब्यूनल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा है कैट। कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट। ओके, इसका एरियाज है रिसॉल्विंग डिस्प्यूट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो कैट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके सर्विस मैटर को, डिस्प्यूट मैटर, सर्विस डिस्प्यूट मैटर को रिसॉल्व करता है कैट। उसके बाद कैट के एकदम सटीक ही सेट बनाया गया है जो कि स्टेट बॉडी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मैटर को देखती है, उसके सर्विस मैटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। आगे देखिए, ये टीडी सेट है। टीडी सेट में है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एप्लीएट ट्रिब्यूनल। यार नाम से ही पता चलता है कि टेलीकॉम है, तो टेलीकॉम सेक्टर डिस्प्यूट रिजॉल्व है। ये यहाँ देखिए ट्राई लिखा गया है, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई। ट्राई एक छोटी सी बॉडी है और टीडी सेट एक बड़ी बॉडी है। ट्राई टीडी सेट के अंतर्गत आकर कार्य करती है, दोनों का एरिया एक ही है, टेलीकॉम सेक्टर डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, चाहे वो टीडी सेट हो चाहे ट्राई हो। आपके पेपर में चाहे जैसे भी दे कि ट्राई का क्या कार्य है या फिर टीडी सेट का क्या कार्य है, तो दोनों का कार्य एक ही है, टेलीकॉम सेक्टर में डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। ट्राई है, ट्राई को आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्राई टीडी सेट के अंतर्गत आकर ही कार्य करता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ हमारा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाम से ही पता चलता है नेशनल ग्रीन, ग्रीन यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज से है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को रिसॉल्व करती है, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को। आगे हम देखते हैं नोट है। नोट हमने कुछ लिखा है यहाँ पे, लॉ कमीशन की 227वीं रिपोर्ट, लॉ कमीशन 227th रिपोर्ट जो है, लॉ कमीशन है इज रिकमेंडेड टू setting up for regional benches of Supreme Court in Delhi, but Supreme Court has rejected. This is the most important. लॉ कमीशन की 227वीं रिपोर्ट है। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट फाइल की जो कि यह रिकमेंड करती है कि 4 रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, दिल्ली में 4 रीजनल बेंच और भी लगाए जाएं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के 4 और
रीजनल बेंचेस लगाए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया था। आगे देखिए हमारा 5वां नंबर है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशरी। इसके कुछ इंडियन जुडिशरी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। आगे देखिए इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन क्या है? आप देखिए यहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम और सिविल लॉ सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूके इंडिया यूएस, यूके इंडिया यूएस में कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है। वहीं सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है? जर्मनी और रसिया यूरोप, जर्मनी रसिया और यूरोप में, जर्मनी रसिया और यूरोप में जो है वो सिविल लॉ सिस्टम कार्य करता है। आगे देखते हैं एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एडवर्सेरियल मॉडल को देखते हैं। एडवर्सेरियल मॉडल में लॉयर्स आर प्रेजेंटेड प्रोएक्टिव रोल, हमारे यहाँ एडवर्सेरियल मॉडल ही चलता है। एडवर्सेरियल मॉडल क्या है? अब देखिए एडवर्सेरियल मॉडल जो है वो हमारे यहाँ ही कार्य कर रहा है। जैसे कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं किसी एडवोकेट के पास, तो वो हमारा केस लेता है, और वही इस पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लॉयर भी अपना एविडेंस वगैरह कलेक्ट करता है और जज के सामने ले जाकर प्रेजेंट करता है। इंडिया हैज एडवर्सेरियल मॉडल, इंडिया के पास एडवर्सेरियल मॉडल है। उसके बाद इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या है? देखिए यहाँ पे इंक्विजिटोरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, जजेज आर प्रेजेंटेड प्रोएक्टिव रोल अपोज्ड ऑफ एडवर्सेरियल मॉडल। यानी कि यहाँ देखिए एडवर्सेरियल मॉडल में लॉयर्स जो थे, एडवोकेट जो थे, वो एविडेंस को कलेक्ट करते थे और कोर्ट में जाके जज के सामने प्रेजेंट करते थे। तो वहीं इंक्विजिटोरियल मॉडल में, जो कि यूएसए वगैरह में या अमेरिका में चलता है, वहाँ जजेस खुद जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं और कोर्ट में लाकर प्रेजेंट करते हैं। वहाँ जजेस ही प्रोएक्टिव रोल दर्शाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्सेरियल मॉडल, इंक्विजिटोरियल मॉडल। इस पर पैसेज भी आता है, पैसेज इसके डिफिनीशन कुछ दे दिए जाएंगे, कुछ केस दे दिए जाएंगे, उससे आपसे 5 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडवर्सेरियल मॉडल, इंक्विजिटोरियल मॉडल, आपको ये बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। एडवर्सेरियल मॉडल और इंक्विजिटोरियल मॉडल एक बार और हम बता देते हैं। एडवर्सेरियल मॉडल क्या है, इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या है? एडवर्सेरियल मॉडल वह मॉडल है जिसमें लॉयर्स प्रोएक्टिव रोल प्रेजेंट करते हैं। वहीं पे इनक्विजिटोरियल मॉडल वो है जिसमें जजेस एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। यहाँ एडवर्सेरियल मॉडल में, यहाँ पे एडवर्सेरियल मॉडल में लॉयर्स प्रोएक्टिव रोल प्रेजेंट करते हैं, वहीं पे इनक्विजिटोरियल मॉडल में जजेस। आगे देखते हैं, हमारा नोट है, नोट में देखते हैं फर्स्ट है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो इंक्विजिटोरियल मॉडल। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस जो भी सिविल लॉ कंट्रीज होंगी पूरे वर्ल्ड में, सिविल लॉ कंट्रीज जो भी होंगी वो इंक्विजिटोरियल मॉडल को ही फॉलो करती हैं। यानी कि जजेस एविडेंस कलेक्ट करते हैं इंक्विजिटोरियल मॉडल में। सिविल लॉ कंट्रीज आल्सो फॉलो द इंक्विजिटोरियल मॉडल। और सेकंड है कॉमन लॉ कंट्रीज चूज एन एडवर्सेरियल मॉडल। हम लोगों का इंडिया है, इंडिया कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, तो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन वाले कॉमन लॉ कंट्रीज जो हैं वो हमेशा हमेशा एडवर्सेरियल मॉडल को ही चूज करती हैं, एडवर्सेरियल मॉडल को ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे पुलिस और एडवोकेट एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद यही हमारा फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। सेकंड पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। यहाँ देख लीजिए रेफरेंस बुक इसकी, आप लोग रेफरेंस बुक भी पढ़िएगा साथ में। क्लास 12 लीगल स्टडीज एनसीईआरटी है, गूगल पे आसानी से मिल जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा। आगे थोड़ी सी जानकारी हम और देना चाहेंगे आप लोगों को कि जो भी CUET BLLB का प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CUET BLLB की, CUET BLLB की फुल प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।